हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि इस वीक में जैसा कि आईपीओज़ के विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। 5 आईपीओज़ आए हैं, कुछ उसमें क्या रहा है, उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्म को हम देखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो भी वीडियो रहेगी जस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें जो टर्म्स यूज करते हैं क्या क्या रहते हैं, कैसे उसमें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम रेगुलर बेसिस से अपडेट रहते हैं। ज़्यादातर हम इसमें कमोडिटीज विषय में ट्रेडिंग करते हैं। आपको यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाता है, यहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम अपने व्यूज़ को पोस्ट करता है, सिल्वर में किस तरह से ट्रेडिंग रहती है, क्या इसमें करते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको आईपीओ के विषय में जानना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो उसमें आपके जो जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप आईपीओ के सेगमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इस पर आपको दो कंडीशन रहेगी। एक रहेगी ऑनगोइंग, जैसा कि अभी आज देख रहे हैं, अभी 5 आईपीओ आने थे, 5 के 5 क्लोज हो चुके, कोई आईपीओ नहीं है। अपकमिंग में इसमें आपके पास रहेगा जो आने वाले हैं, अगर उसकी कोई डेट आने वाली होगी, डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी आपको इसको कुछ डिटेल चाहिए होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कितना प्राइस रेंज रहेगा, क्वांटिटी क्या रहेगी, सारी चीज़ें जैसे आती है इसमें अपडेट होता रहता है। अब पास्ट की अगर बात करते हैं तो पास्ट में अभी इस वीक में 5 आईपीओज आए हैं। वो 5 आईपीओज कौन कौन से थे उसको हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, जैसा हम आईपीओ के विषय में बात कर रहे थे, अगर आप इसमें आप देखते हैं, इसमें टोटल 5 आईपीओ इस वीक में आए हैं। आप ये डेट देख सकते हैं, 22 नवंबर से 24 नवंबर तक था। उसके बाद में 22 से 24 इसका भी था। फिर इसमें थर्ड जो है इस वीक का है, फेड बैंक है, उसमें भी आपको 22 से 24 का था इन्वेस्टिंग के लिए। टाटा टेक्नोलॉजी इसके लिए आपको 22 से 24 था। और इरेडा है इसके लिए आपको 21 से 23 नवंबर था। बाकी इससे पहले के जो हैं लोग 7 से 9, इस तरह से 2 से 3 दिनों की आपको इसमें टाइम दिया जाता है जिसमें आप अपने बिडिंग कर सकते हैं। अब इसमें बिडिंग करने के लिए आपको कुछ टर्म्स देखने होते हैं। जैसा कि मैंने टाटा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्लिक किया है तो इसमें कुछ कंडीशन लिखी हुई है। आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स कौन है, एनआईज क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या है, ये सारे इसमें टर्म्स रहते हैं। और इसके विषय में अगर आपको कुछ डिटेल में जाना था तो प्रॉस्पेक्टस में जाके आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं और इसके विषय में जान सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जब भी इन्वेस्टिंग करें एक बार यहाँ पे चीज़ों को चेक करके ही प्लान करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर इस वीक की पर्टिकुलर बात करते हैं तो 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पे जो 5 आईपीओज आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी जताई गई है। और इसके थ्रू जो कंपनीज है अपना पैसा गेन करती है। इसमें कुछ लोग अपने जो स्टॉक्स होते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ज़्यादा टाइम तक रहने के बाद में। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, सारा रूल्स रेगुलेशन के साथ में आता है। अब इसमें जो हमने टर्म्स देखा वो टर्म्स क्या होता है, जैसे ग्रे मार्केट क्या है, अगर इन सब टर्म्स के विषय में जानना है तो सबसे पहले हम ग्रे मार्केट के विषय में बात करते हैं। ग्रे मार्केट फ्रेंड्स ऐसा अनऑफिशियल मार्केट होता है जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है और इसके थ्रू एक रेंज जो रहने वाली रहती है, लिस्टिंग के पहले इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी कंडीशन यहाँ बनती हैं सारी कंडीशन लिस्टिंग के पहले ही ग्रे मार्केट में आ जाती हैं। तो इसको दो तरह से लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई सेबी रेगुलेटेड नहीं होता है। जब तक सेबी रेगुलेट नहीं करता तब तक ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है। उसके बाद में सेबी के रेगुलेशन के बाद में वो आईपीओ के मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है। आईपीओ में आने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रे मार्केट में अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। उनको एक अपनी एस्टिमेट प्राइस पता चल जाती है कि क्या इंडिकेटर दे रहे हैं, किस तरह से बाइंग सेलिंग हो रही है, कितना लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो उसको ग्रे मार्केट में वैल्यू के बेसिस के लिए देखा जाता है। इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, जो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता हूँ। डिमांड सप्लाई जहाँ भी है, आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, मार्केट इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ दोनों नहीं हुआ वो मार्केट नहीं रहता है जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो। इसके साथ में जो नेक्स्ट इसमें टर्म्स यूज होते हैं, ग्रे मार्केट एक पैरेलल मार्केट होता है जो अनऑफिशियली ट्रेड होता है जब भी कभी कोई पब्लिक ऑफरिंग आने वाली होती है, आईपीओज आने वाले होते हैं। तो ग्रे मार्केट में कुछ प्रीमियम्स होते हैं। जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, जो आईपीओ का वैल्यू रहती है, जो बोलते हैं कि इसका प्राइस बैंड इससे ये रहने वाला है, उस प्राइस बैंड के बाद में जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है, आदर प्लस साइड और नेगेटिव साइड,
ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी उसकी लिस्टिंग हो रही है। ग्रे मार्केट में उसका प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक जस्ट एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो अगर जैसे किसी का हमें GMP निकालना है कि ग्रे मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, तो इसी प्राइस जस्ट एग्जाम्पल जो दे रखा होगा, उसके बाद में जो ग्रे मार्केट में प्रॉफिट हो रहा होगा उसको डिफरेंस जो निकल के आएगा वो हमारे लिए एक प्रॉफिट के जो निकल के आएगा वो हमारे लिए जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा वो आता है। तो इसमें अगर आप देखते हैं जैसे इशू प्राइस 100 रुपीज़ का है, GMP में ट्रेड कर रहा है 102 रुपये का, तो GMP का जो प्रीमियम आ रहा है वो 2 रुपये का आ रहा है। तो इसमें बाई परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 80%, 90%, 20% जैसे ट्रेड हो रहा है वो उस हिसाब से उसमें रहता है, क्योंकि जितना अच्छा डिमांड रहेगा जनरली उतना ही अच्छा उसकी लिस्टिंग रहती है। अब इसमें कुछ और टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए बताया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये QIBs इनको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। जनरली IPO में 3 कैटेगरीज में लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट होता है रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, HNIs होते हैं, NIs कैटेगरी में होते हैं और QIB कैटेगरी में होते हैं। तो QIB कैटेगरी फ्रेंड्स जो होती है उसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें क्या होता है ये सेबी से फुली रेगुलेटेड होते हैं। तो इनको जब भी बड़ी अमाउंट के साथ में इन्वेस्टिंग करना होता है तो इनके लिए 50% का रिजर्व अप्रॉक्स रखा है। जो भी इनिशियल IPOs आएंगे उसका 50% QIBs के लिए रहता है, क्योंकि ये सेबी के द्वारा फुली रेगुलेटेड होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इसके लिए रहती है वो सारी कंडीशन ये फुलफिल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा HNIs। HNIs क्या होते हैं, ये एक इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं। इनमें 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं रहता है कि ये सेबी से रेगुलेटेड रहते हैं। इसमें NRIs हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, या फिर कोई ट्रस्ट कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती है, NBFCs हो सकती हैं एंड सो ऑन, जो भी है उस बेस पे रहता है। लेकिन इसमें मेन कंडीशन है कि कैन नॉट इन्वेस्ट लेस देन 2 लाख इन एन IPO। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी रखी जाती है लगभग 15% का रखा जाता है। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो इसमें आप कर सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी HNIs में एक कंडीशन और आती है, NIs बोलते हैं जिनको, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। HI क्या होता है, हाई, जिनका बहुत ज़्यादा इनकम होता है, हाई नेटवर्थ होता है, उनको हम बोलते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों ही यहाँ पे आते हैं 15% की कैटेगरीज में आते हैं। इन दोनों लोगों को चाहे HNI हो या फिर NIs हो, 15% इनको कैटेगरी मिलती है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा इनको इन्वेस्ट करना होता है। ये क्लियर कट रहता है IPO शेयर में। और इनको जो ये मिलता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है उस कंडीशन में इनको एक लॉट मिनिमम अलॉट हो जाता है। ये सारी कंडीशन बेस्ड होती हैं कि मार्केट में कैसा उसका ट्रेडिंग हो रहा है, किस तरह से उसमें फर्दर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग है रिटेल इन्वेस्टर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। जैसे CDSL ने भी अपना कुछ किया है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डीमेट अकाउंट खोला है। इसमें क्या होता है, लगभग 35% लोग होते हैं, इसके लिए कैटेगरीज होती है 35%। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो NRIs हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, या फिर इनका जो एक अमाउंट साइज इन्वेस्टिंग का होता है 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको रिटेल्स बोलते हैं। जैसे कोई 1 लॉट ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 10 से 15,000, 20,000 जो भी इन्वेस्टिंग करना है, 1 लाख 2 लॉट उस हिसाब से करता है। ये रहता है बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर होता है। जो हम लोग आते हैं वो रिटेल्स में आते हैं, 2 लाख से कम करें। अगर हम ही 2 लाख से ज़्यादा में चले जाएंगे तो हम HNI फिर NIs में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि कुछ कंपनीज रखती हैं, जैसे टाटा ने अपने लिए रखा हुआ है, टाटा टेक्नोलॉजी ने एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखा हुआ है फंड, वो टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय हो सकते हैं या टाटा ग्रुप के हो सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन बेसिकली 3 के लिए रखना होता है कि 50% आपको रखना है QIB के लिए, और 35% रखना है रिटेल के लिए, और HNIs के लिए आपको रखना है 15%। ये मिनिमम आपको रखना ही पड़ता है। ये कंडीशन कुछ यूज होती है। इसके बेस में आप जब भी ट्रेड करें, इन्वेस्टिंग के लिए प्लान करें, तो पूरी डिटेल लेके जाएं, क्या पोर्टफोलियो हो, क्या उसका सिनारियो हो, किस तरह उसकी वर्किंग है, क्या उसका मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, उस बेस पे आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे अभी जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इसमें से 5 में से लगभग 3 से 4 की ज़बरदस्त लिस्टिंग होने वाली है,
उसमें से एक दो तो आपको जो है डबल भी करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा भी रहेगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप नए हैं तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी मिलती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।